डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम ब्लॉक 3 यूनिट 9 पर चर्चा कर रहे हैं। ब्लॉक 3 जिसका नाम है गणित शिक्षणना सूत्रों, प्रकृतियों, पद्धतियों, शैक्षणिक साधनों अनेक गणित प्रयोगशाला, और उसमें हम यूनिट 9 जिसका नाम है गणित शिक्षणना सूत्रों, उसके भाग 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 पर हमने देखा था कि गणित शिक्षा के जो सूत्र हैं वे किस प्रकार से कक्षा में प्रयोग या उपयोगी होते हैं। उसमें हमने देखा था कि मूर्त से अमूर्त की ओर का ये जो गणित का सूत्र है वह किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, और छात्रों की जो मानसिक स्थिति है, उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखकर किस प्रकार से सरल से कठिन की ओर जाने का जो गणित का सूत्र है उसको प्रयोग किया जाता है। हमने यह जो गणित के सूत्र थे उनको समझने के लिए कुछ उदाहरणों का भी प्रयोग किया था, जिसमें हमने उसका इस्तेमाल किया था कि अगर हमें संख्याओं का अगर हमें उसका चित्रण करना है तो हम मूर्त से अमूर्त की ओर किस प्रकार से बढ़ते हैं, और यदि हमें कुछ संख्याओं को जोड़ना, घटाना या उनको काउंट करना है तो हम उसे किस प्रकार से करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये जो हमारा 9.5 का जो है पॉइंट, उसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यह भी एक गणित का सूत्र है। तो हम देखते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का ये जो कॉन्सेप्ट है वह गणित में किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो उसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का चयन किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि हर्बर्ट स्पेंसर जी, जो एक एजुकेशनिस्ट और एक मैथमेटिशियन भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब भी हमें ज्ञान को एक दिशा देनी हो तो वह सदैव ही मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। तो मूर्त से उनका मतलब था जो छात्रों को पता हो, जो उनके नॉलेज में हो, जो उन्हें ज्ञात हो, और उससे धीरे धीरे बढ़कर अज्ञात की ओर जाना। तो इस वजह से एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाना। तो उसी के आधार पर जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान होते हैं वो उनके, अगर हम बात करें तो वह उनके मूर्त कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कंक्रीट कॉन्सेप्ट में कहे जाते हैं जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान होते हैं। और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान, यानी जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, कॉम्प्लेक्स लेवल है, वो वहाँ तक पहुँचने का जो एक टारगेट होता है वो हमेशा एक शिक्षक का होता है। विद्यार्थी को अपने मानसिक स्तर की सीमा के भीतर जो कुछ भी वह जानता है उसके आधार पर नया ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी के पास पूर्व ज्ञान है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नया ज्ञान देना तब भी संभव है जब तक उसने उस पूर्व ज्ञान को अपने मन में समाहित रखा है। अगर उसके मन में पूर्व ज्ञान ही नहीं है तब उसको हम नया ज्ञान दे भी दें तो वह उसके समझ के अंतर्गत नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो छात्रों का मानसिक स्तर है उसमें जो ज्ञात लेवल है, यानी जो नोन लेवल है, उसकी पहले समझ करना आवश्यक होता है और उसके आधार पर ही उन्हें न्यू नॉलेज देना चाहिए। छात्रों को ज्ञात का उपयोग करके अज्ञात अवधारणाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए, और ये मार्गदर्शन करने का कार्य वहाँ पर जो उपस्थित शिक्षक है या शिक्षिका है उसका होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि शिक्षक का जो भूमिका होती है वह इसलिए भी बहुत ही आवश्यक होती है कि उसको विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके जो आने वाला जो नया ज्ञान है उसको उन्हें प्रदान करना होता है। अब यह सूत्र गणित शिक्षा में बहुत उपयोगी है। अधिकांश गणित मुद्दे पूर्व ज्ञान से निकटता से संबंधित हैं। हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के आधार पर पूर्णांक, प्रमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के गुणों को सीख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट पहले से माइंड में है तो हम उस बने हुए जो कॉन्सेप्ट माइंड में है उसके आधार पर हम नया कॉन्सेप्ट छात्रों को बड़े ही आसानी से दे सकते हैं।
अगर विद्यार्थियों को संख्याओं के बारे में ज्ञान है तो संख्याओं के माध्यम से हम उन्हें विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, वहाँ पर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर हो गए, एलसीएम हो गए, एचसीएफ हो गए, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक हैं, वो हम अगर संख्याओं का नॉलेज है छात्रों को, तब हम ये सारे ज्ञान उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण आपके समक्ष है कि ज्यामिति की संरचना के शुरू करके हम प्रमेय, सरल समीकरण आदि की श्रृंखला सीखते हैं। शिक्षक के लिए यह पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण विषय के साथ पूर्व ज्ञान कितना आवश्यक है और इकाई में पढ़ाना किस प्रकार से ज्ञान को ताज़ा करता है। तो जैसे यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि अगर ज्यामिति की संरचना विद्यार्थी सीख लेते हैं, उसके आधार पर ही वे प्रमेयों को सीख पाते हैं, फिर सरल समीकरण को हल कर पाते हैं, पूर्व ज्ञान को ताज़ा कर पाते हैं और इकाई को पढ़ाना और समझना उनके लिए सरल हो जाता है। तो यानी अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट छात्रों के पास है तो उसके आधार पर कितने सारे कॉन्सेप्ट उनको समझाना आसान हो जाता है, विद्यार्थियों को समझना भी आसान होता है और शिक्षकों के लिए भी उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक ले करके जाना उतना ही आसान होता है। अब हम जो हमारा अगला सूत्र है गणित का, जिसका नाम है 9.7 पॉइंट पर पूर्ण से अनुभाग की ओर, यानी जो होल है, होल से कॉन्सेप्ट की ओर, कंप्लीट से पार्शियल की ओर, तो ये हमारा होता है गणित का एक सूत्र। तो इसमें देखते हैं, विद्यार्थी पहले वस्तु को समग्र रूप में देखता है और फिर अपनी दृष्टि को समग्र के भागों या हिस्सों पर ले जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर यदि अगर हम किसी बड़े से गणित का अगर हम चार्ट प्रस्तुत करें, गणित से संबंधित अगर हमने कुछ पिरामिड बना करके रखा है, तो अगर हमें उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना है तो सबसे पहले हम उसका पूर्ण चित्र, जो प्रोटोटाइप है पूरा या जो मॉडल तैयार हुआ है, वो हम छात्रों को दिखाते हैं और पूर्ण के आधार पर ही वे जो उसके अनुभाग हैं, यानी जो उसके पार्ट्स हैं, वे उसको समझ सकते हैं। तो यानी सबसे पहले जो उनकी समग्र दृष्टि है वह पूर्ण की ओर जानी चाहिए और उसके बाद हम उसे ब्रेक करके इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, फिर हम उन्हें जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं वो समझा सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण से खंड की ओर बढ़ने का दृष्टिकोण समझ में आता है और इस आधार पर फिर छात्रों को जो संपूर्ण से खंड की ओर बढ़ना, यानी पूरे होल कॉन्सेप्ट से फिर उसके अगर हम बात करें स्मॉलर कंपोनेंट्स तक आना, ये भी एक गणित का सूत्र माना जाता है। इसलिए छात्रों को पहले चित्र या मॉडल का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है और फिर उनको विभिन्न भागों का ज्ञान दिया जाता है। इस परिचय के दौरान छात्र इस बात से भी परिचित हो जाता है कि कौन से प्रमुख विषय किस क्रम में पढ़ाए जाने हैं और छात्र के मन का भ्रम भी दूर हो जाता है। मतलब ये फ़ायदे आप लोग, अगर प्रश्न आपको परीक्षा में भी आ सकता है तो ये कुछ इसके अगर हम बात करें कि किस प्रकार से वह सहायक होता है, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है। इकाई के शिक्षण के दौरान उसे क्या सीखना है, इसकी स्पष्ट तस्वीर भी मिल जाती है। तो यानी अगर हम पूरा प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स को शो करते हैं, पूरा मॉडल अगर उनके दिमाग में है, तो उसके आधार पर ही वे जो पार्शियल उसके कंपोनेंट्स हैं उसको समझ सकते हैं और इसलिए वे अपनी प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं और जो उनके मन में जो मिस कम्युनिकेशन है या जो मिस अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन हो रही है, उसको भी वे इसके आधार पर समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने जितने भी गणित के सूत्र रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली और अब हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों को विभिन्न सूत्रों की समझ स्पष्ट करना तथा शिक्षा में उनके उपयोग की स्पष्ट समझ देना आवश्यक होता है। यहाँ प्रत्येक सूत्र की स्पष्ट समझ देने का प्रयास किया गया है और विभिन्न सूत्रों के माध्यम से इसकी किस प्रकार से चर्चा होती है उस पर भी एक प्रकाश डाला गया है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के आधार पर अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह हमेशा स्वागत योग्य है कि एक छात्र संपूर्ण से सूक्ष्म तक प्रत्येक अवधारणा को सीखता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज का ये जो हमारा भाग 2 था यूनिट 9 का, उसमें हमने गणित से संबंधित जो सूत्र हैं, यानी सरलता से कठिनता की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे वे विद्यार्थियों को उनके आगे के जीवन के लिए भी काफ़ी सहायक होते हैं। तो अब हमारा ये जो आज का ये यूनिट 3 है, वो उसमें अब हम देख लेते हैं कुछ प्रकृति चकासों से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मूर्त क्या है। तो हमने जब भी इस पे चर्चा की थी कि मूर्त क्या है, तो मूर्त में हमने यह बात की थी कि जो पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों के होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और इसको विद्यार्थियों का जो आधार बनते हैं, जो फाउंडेशन बनते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पाठ की शुरुआत किससे होनी चाहिए। तो ये एक प्रश्न, आप इसको समझने का प्रयास करिए और इसका हल निकालिएगा। मूर्त में से अमूर्त की क्या आवश्यकता है, तो ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी अभी जो पहले की हमने स्लाइड दिखाई तो उसमें इसका उत्तर हमने देखा था कि किस प्रकार से वे छात्रों को भ्रमित होने से बचाता है, उनके जो अवधारणा है उसको एक कंक्रीट शेप देता है। तो ये आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। फिर जो चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि किसी कठिन मुद्दे को समझाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए या क्या कार्य करना चाहिए। तो अगर किसी कठिन मुद्दे को समझाना है तो सबसे पहले हम छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसका आकलन करते हैं और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उनको धीरे धीरे जो उनके मूर्त से अमूर्त का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ तक उन्हें पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अब जो एक और प्रश्न है कि क्या विद्यार्थियों की समझ का स्तर समान है और क्यों। तो इस पर हमने चर्चा की कि विद्यार्थियों का जो समझ का जो स्तर है वह विभिन्न कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होता है। उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर, उनकी तर्क शक्ति के आधार पर, उनकी जो लॉजिकल एबिलिटी है उसके आधार पर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब अगला जो प्रश्न है कि गणित शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना सूत्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं। गणित सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो इस पर भी हमने चर्चा कर रखी है। आप लोग पुनः इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। किसी वस्तु का सर्वप्रथम आभास कैसे होता है, ये भी एक प्रश्न कि अगर हमें सर्वप्रथम आभास करना है तो हम सबसे पहले उसका जो प्रोटोटाइप है, जो मॉडल है, जो पूर्ण उसका एक हमारे सामने दृश्य है उसको हम देखते हैं और फिर उसके आधार पर ही जो उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देख पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षा में संपूर्ण से विभाग की ओर जाना क्यों आवश्यक है। तो इसका आप उत्तर दीजिए कि ये किस प्रकार से आवश्यक होता है। अब स्वाध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के लिए सूत्र के उदाहरण सहित अवधारणा को स्पष्ट करें। तो ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा है पूरी बात को समझाने के लिए कोई किस सूत्र का उपयोग कर सकता है। अगर हमें गणित का कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो कौन कौन से किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग होता है। तो हमने जितने भी सूत्रों का प्रयोग किया है आज अपने भाग 1 और भाग 2 के इस लेक्चर में, उनका आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सूत्र किस गणित समस्या के लिए है। तो ये आप इसका प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। ज्यामिति की संपूर्ण इकाई को आसानी से कैसे समझाया जा सकता है। तो इस पर भी हमने चर्चा की थी कि अगर ज्यामिति को अगर हम खंडों में विभाजित करके देखें तो उसके आधार पर हम उसके प्रमेय को किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके जो समीकरण हैं, जो उसके इक्वेशंस हैं, उसको किस प्रकार से देख सकते हैं, वो हमने अभी अपने भाग में देखा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा या यूनिट 9 है वो इसका भाग 2 है, तो वो यहीं समाप्त होता है। हमने इस पूरे यूनिट में देखा कि जो गणित शिक्षा के जो सूत्र हैं, जैसे जिसमें हमने मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिनता की ओर, पूर्ण से उसके अनुभाग की ओर किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, उस पर हमने चर्चा की थी।
और उसके बाद फिर हमने देखा था कि उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर पूर्व ज्ञान अगर छात्रों का है तो पूर्व ज्ञान से उन्हें अगर हम बात करें कि अमूर्तता की तरफ किस तरह से लेके जाया जाता है, अगर उन्हें कुछ संख्याओं को काउंट करना है तो वे किस आधार का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि मनका के माध्यम से या कुछ और ऐसे व्हील्स के माध्यम से किस प्रकार से उसको देखा जा सकता है, उस पर हमने चर्चा की। और उसके पश्चात हमने यह समझने का प्रयास किया कि जो अगर हमें किसी पूर्णता से अनुभाग की ओर जाना है, अगर हमारे पास होल कॉन्सेप्ट से उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स की ओर जाना है तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उस पर भी हमने चर्चा की। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये जो हमारा यूनिट 9 था वो यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम यूनिट 10 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्